बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर घुटनों के बीच की कार्टिलेज या घुटनों की ग्रीस या घुटनों का आर्थराइटिस हो जाए तो ऐसे कौन से सीड्स हैं, बीज हैं जो कि आपको खाने चाहिए। घुटनों के आगे पीछे अगर दर्द होती है या घुटनों में से टक टक की आवाज़ें आती हैं तो ऐसी क्या चीज़ है अगर आप खाएं तो एक उम्मीद हो सकती है हमें कि हमारे कार्टिलेज की रीजेनरेशन हो सकती है, कार्टिलेज दोबारा बनना शुरू हो सकती है। कार्टिलेज का जो वेयर एंड टेयर है, जो घुटनों की ग्रीस का टूटना फूटना है, वो स्लो हो सकता है, क्योंकि हमारे जोड़ों के बीच में ख़ास तौर पे जो घुटने का जोड़ है जिसके ऊपर पूरे जिस्म का वज़न पड़ता है, उस पे इस तरह की हालत हो जाती है। अगर हम यहाँ देखें तो हमारा ये जोड़ बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके बीच की जो रबड़ है उसकी ग्रीस बिल्कुल ठीक है। कभी कभार ये होता है कि हमारा ज़रूरी नहीं होता कि पूरी की पूरी ये जो ग्रीस है वो ख़राब हो जाए या उतर जाए। ये हमारे जोड़ के कुछ एक हिस्से को भी इन्वॉल्व कर सकती है, लाइक एक साइड से अगर शुरू हो तो कुछ लोगों के होता है कि पूरी की पूरी कार्टिलेज ठीक है लेकिन बीच में क्रैक्स आ जाते हैं। और ये जितने ज़्यादा क्रैक्स होते हैं, जितनी ज़्यादा ये टेढ़े होती हैं, लाइनें होती हैं, उतना ही बड़ी आपकी स्टेज होती है और उतना ही आपका मसला ज़्यादा क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स होता है। ये आपको इससे समझ आएगा कि जिस तरह से आपको ये तस्वीर नज़र आ रही है, हमें जो हमारी जो स्टेज 1 होती है, जो हमें नया-नया जब हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट होता है, वो डाउटफुल स्टेज होती है। वो इस तरह की स्टेज होती है कि जिसमें हमें लगता है कि हमें आर्थराइटिस नहीं है, लाइक हमारे यहाँ पे कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी दर्दें शुरू हो जाती हैं और घुटना इकट्ठा करते हुए हमें दर्दें होती हैं। और ख़ास तौर पे घुटने की बैक साइड पे ना, घुटने की पीछे वाली साइड पे एक तरफ आपको दर्द फील होती है। तो ये साइन होते हैं कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह हो सकती है। अब इसको 100% आप कंफर्म तब तक नहीं कह सकते जब तक आप एक्सरे नहीं करवा लेते, क्योंकि बिना एक्सरे के अगर आपको घुटनों की चाहे पीछे दर्द हो चाहे फ्रंट पे दर्द हो तो इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। ये यहाँ पे आपको बीच में यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो रस्सी नज़र आ रही है, कभी कभार इसके अंदर टेढ़ आ जाए, इसे हम टियर कहते हैं, लिगामेंट टियर कहते हैं, इसकी वजह से भी दर्द हो सकती है। और नीचे ये जो यहाँ पे आपको कप की तरह के नज़र आ रहे हैं, ये मेनिस्कस होते हैं, इनके अंदर अगर कोई टेढ़ आ जाए, इनका अगर टियर हो जाए तो इसकी भी दर्द बैक साइड पे भी आ सकती है, फ्रंट पे भी, साइड दूसरी साइड पे भी आ सकती है। लेकिन जब आप अपने एक्सरे करवा लेते हैं तो एक्सरे में हमें पता चल जाता है कि कौन सी जगह पे स्पेस लॉस है, तो उससे आइडिया हो जाता है कि ये कार्टिलेज का डैमेज है। अगर स्पेस लॉस ना हो फिर भी घुटने में दर्द हो रही है तो कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जिसकी मदद से आप चेक कर लेते हैं कि कहीं किसी रस्सी या किसी मेनिस्कस के अंदर तो टियर नहीं है। सो इसी तरह से अगर स्टेज 2 हो तो फिर यहाँ पे आपको क्रैक्स ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हड्डियाँ भी हल्की हल्की सी नोकदार स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि हड्डियाँ आपस में रगड़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे का पूरा जोड़ जो है वो आपको प्रॉब्लम करने लग जाता है, लेकिन एक स्टार्ट हो जाता है कि एक मसला शुरू हो गया है। तो जब स्टेज 3 आती है तो उसके अंदर क्रैक्स भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, आपका कार्टिलेज भी बहुत ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाता है और जो हड्डियों के बीच की जो हमारी स्पेस है वो भी ख़त्म हो जाती है और हड्डियाँ बहुत ज़्यादा नोकदार भी हो जाती हैं और इसी वजह से जोड़ों में से टक टक की आवाज़ें भी आना शुरू हो जाती हैं। और जब स्टेज 4 आता है तो फिर कार्टिलेज कोई कोई पॉइंट्स होते हैं जिस पे बच जाती है, वरना काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें बिल्कुल तबाह हो जाती है और नीचे जो मेनिस्कस और नीचे वाले जो पार्ट्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि दोनों हड्डियाँ, ऊपर वाली और नीचे वाली हड्डी, ये दोनों आपस में जुड़ना शुरू हो जाती है, फ्यूज़ होना शुरू हो जाती है, इनकी स्पेस और इनका जो बीच में खला है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जिसका नुकसान ये होता है कि जब भी हम चलते हैं तो फिर हमारे जोड़ आपस में रगड़ते हैं तो हमें दर्द होती हैं। अव्वल तो इस स्टेज के अंदर आके चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस एक स्टेज के अंदर, स्टेज 4 के अंदर ज़्यादातर हमें टोटल नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ता है, कि यानी कि नया घुटना ही डलवाना पड़ता है, क्योंकि इसमें आप जितनी मर्जी दवाइयाँ ले लें, खाने खा लें, इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। जबकि स्टेज 3, स्टेज 2 और स्टेज 1 के अंदर आप फिजियोथेरेपी से अपनी डाइट ठीक करके वो खाने जिनसे ये चीज़ें ख़राब होती हैं उनको अपनी डाइट में से निकाल के आप इस स्पीड को स्लो कर सकते हैं कि आप स्टेज 1 से स्टेज 2 में काफ़ी अरसे में पहुँचे। ये ना हो कि 1 साल के अंदर अंदर आप स्टेज 1 पे हैं तो 1 साल 2 साल के अंदर आप स्टेज 4 पे पहुँच जाए, ऐसे नहीं करना है। स्टेज 1 से स्टेज 2 में आने में आपको कम से कम 10 साल, 7 साल, 8 साल इतने लग जाने चाहिए। फिर स्टेज 2 से स्टेज 3 में आते आते अच्छा खासा टाइम लग जाना चाहिए। लाइक आप स्टेज 4 में पहुँचें जब आपकी एज हो 70-80, इससे भी ज़्यादा अगर एज होती है तो। और ये सारा डिपेंड करता है आपके वे ऑफ लिविंग के ऊपर, आपकी एक्सरसाइज पे, आपकी डाइट पे, आपकी रूटीन पे, इन चीज़ों पे, आपकी दवाइयों पे ये चीज़ डिपेंड नहीं करती है।
दवाइयों से आपको वक्ती तौर पे फ़र्क पड़ जाएगा। पेन किलर लिया तो पेन किल हो जाएगी थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो कार्टिलेज है ये दोबारा बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसकी ब्लड की सप्लाई नहीं होती, ये एवैस्कुलर होती है, जिसकी वजह से इसकी रीजनरेशन बहुत मुश्किल होती है। अब कुछ ऐसे इश्यूज हैं, लाइक जैसे हमने ना सिर्फ ये देखना है कि मेरे जो घुटने की बीच की रबड़ है, लाइक ये हमारा घुटना बिल्कुल ठीक है, ये बीच में यहाँ पे ये रबड़ नज़र आ रही है, ये रबड़ यहाँ भी ख़राब हुई है और ये रबड़ यहाँ भी ख़राब हुई है, लेकिन यहाँ पे देखें ना हम, तो हमारी हड्डियाँ जो है वो क्रैक आ के चौड़ी हो गई हैं, घुटना सूज गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी घुटने की सोजिश है, लेकिन हड्डी उस तरह से ज़्यादा चौड़ी नहीं है। ये होता है जिनको घंटिया का मसला हो, जिसे हम रोमाटाइड आर्थराइटिस कहते हैं, और ये वाला मसला होता है जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला हो। ये आपने अपने डॉक्टर से मिलकर एक दफ़ा डायग्नोज ज़रूर कराने का आपको कौन सा इशू है जिसकी वजह से घुटनों की ग्रीस कम हो रही है। इसमें ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप पहचान सकते हैं घर में, जिनको रोमाटाइड आर्थराइटिस होगा, जिनको ये वाला यानी कि जिनको घंटिया की वजह से घुटनों की ग्रीस कम हुई होगी, वो जब सुबह सो के उठते हैं तो घुटने के अंदर अखड़ाव होता है, जिसे हम मॉर्निंग स्टिफनेस कहते हैं। नंबर 2, ये हमारे एक जोड़ के अंदर नहीं होता, ये आपको दोनों घुटनों में भी हो सकता है, ये आपके हाथ के जो छोटे छोटे जोड़ हैं इनके अंदर भी आपको स्वेलिंग काज कर सकता है और सर्दियों में इसमें दर्दें बढ़ती हैं। जबकि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जो ये रोमाटाइड आर्थराइटिस होता है, और दूसरा क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस घंटिया, और जो दूसरा है ना ये आम रूटीन के अंदर जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, ये दरअसल एक ही जोड़ को इन्वॉल्व करता है। अगर आपके घुटने के अंदर है तो ये सिर्फ आपके घुटने को इन्वॉल्व करेगा, ये आपके हाथों के जोड़ों को, गर्दन के जोड़ों को, इनको इन्वॉल्व नहीं करेगा। अगर आपको एक जोड़ के अंदर, अच्छा हाँ, जिन लोगों को एक जोड़ में हो वो जब चलना शुरू करते हैं वो दूसरे जोड़ के ऊपर डिपेंडेंट होकर चलते हैं कि मैं सारा वजन उसी पे डाल दूं क्योंकि मेरा एक जोड़ तो खराब होता जा रहा है या उसमें दर्द हो रहा है, तो फिर आपको दूसरे जोड़ के अंदर वेयर एंड टेयर स्टार्ट हो सकती है। लेकिन जो रोमाटाइड आर्थराइटिस होता है, जो घंटिया का मसला होता है, इसमें एक से ज़्यादा जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। सो ये आपने देख लेना कि आपको घुटनों के बीच में ग्रीस जो है वो किस मेन इशू की वजह से हो रही है। ये ज़्यादातर होती है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से। घंटिया जो होता है कि यानी हमारा क़ुव्वत मुदाफ़अत का निज़ाम ही हमारे खिलाफ हो जाता है। जबकि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है इसमें आपका खून तो ठीक होता है, आपका इम्यून सिस्टम भी ठीक होता है, लेकिन आपकी रूटीन, आपके खाने, आपकी डाइट, आपकी दवाइयाँ, इनकी बेस के ऊपर आपका जो वेयर एंड टियर है, आपकी जो कार्टिलेज है, आपकी जो ग्रीस है, वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। और वो ख़राब होना भी इस तरह से शुरू नहीं होती कि आप रात को सोएं सुबह उठें तो आपकी जो है घुटने की सारी ये जो कार्टिलेज है यहाँ पे ये सारी डैमेज होगी। नहीं, सिर्फ एक आध पॉइंट ऐसा होता है जो डैमेज होता है। और जब इसको बचाने के लिए कि मेरा इसके ऊपर वजन ना आए, घुटने के अंदर वाली साइड पे दर्द हो रही है तो मुझे थोड़ा सा बाहर होकर चलना चाहिए, जब आप इस तरह से करते हैं तो फिर अगली दफ़ा सारा प्रेशर जिस्म का एक साइड पे आता है, तो फिर अब यहाँ पे क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं फिर दूसरी जगह पे। तो इसका बेहतरीन हाल ये होता है कि जैसे दर्द शुरू होना तो अपने नियर बाय किसी भी थेरेपी सेंटर पर विजिट करके अपनी प्रॉपर थेरेपी करवाएं। इस पर अल्ट्रासाउंड थेरेपी के जरिए इसको हील भी किया जा सकता है और डिफरेंट और मैनूवर्स हैं। और अपने मसल स्ट्रेंथनिंग अगर आप कराएंगे तो आपको घुटनों के वजह से प्रेशर कम हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि अगर हमारे घुटनों में ये इतने सारे मसले हो जाएं तो अब हम कौन से ऐसे सीड्स हैं जो कि खा लें। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि पहले देखें कि आपको घुटनों के अंदर इशू क्या आ रहा है। अगर घुटनों के अंदर सोजिश का इशू आ रहा है ना, तो सोजिश के लिए बेहतरीन जो सीड्स होते हैं वो हमारे अलसी के बीज हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, क्योंकि सोजिश को हम मेडिकल में इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और जो फ्लैक्स सीड्स हैं ये बहुत अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। तो इनको जब भी आपने इस्तेमाल करना है, इनको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करना है, आपने इन्हें लेना है, पीस लेना है, और पीस के इसमें इसका आधा चम्मच लें और दही में, सैलड में, दही के अंदर डाल लें और दही को खा लें, या छिड़क के सैलड के ऊपर उस सैलड को खा लें। स्मूदी वगैरह बनी है, शेक बना है, उसके ऊपर छिड़क के आप उस शेक को पी सकते हैं। सो इस तरह से लेना है। लेकिन जिनको शुगर का मसला हो उन्होंने देखना है कि दही या शेक वगैरह अगर आप ले रहे हैं तो किसी भी किस्म की चीनी नहीं डालनी है उसके अंदर। सो अलसी के बीज आपके घुटने के अंदर होने वाली जो इन्फ्लेमेशन है, जो सोजिश है, जो चोट लगने की वजह से, टक टक होने की वजह से जो चोट लगती है, उसकी वजह से जो बार बार सोजिश हो रही होती है, तो इसको कम करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। इसके अलावा घुटनों में दर्दों का सबसे बड़ा मसला होता है कि जिन लोगों का वज़न ज़्यादा हो तो वो घुटनों के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। तो ऐसे लोग अब लंबी लंबी वॉक भी नहीं कर सकते हैं। अगर लंबी वॉक करेंगे तो घुटनों के बीच की रबड़ वैसे ही ख़राब है, तो टक टक की आवाज़ें आएंगी, जोड़ और ज़्यादा नोकदार हो जाएगा। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि घुटनों के ग्रीस का जो बंदा है उसने कितनी वॉक करनी है, कितना चलना है, वो आप लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबी वॉक जो है वो भी आपके घुटनों को ख़राब कर सकती है। तो अब ये जो अलसी के बीज हैं इनको आपने पीस के इस्तेमाल करना है, ये आपके इन्फ्लेमेशन के लिए अच्छे हैं। जबकि जो हमारे चिया सीड्स हैं इनको आपने रात को पानी में भिगो देना है, सुबह उठ के उस पानी को पी लें, आधा चम्मच, एक चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं, एक दिन के अंदर। सो जिस दिन आपने अलसी के बीज लेने हैं उस दिन आपने
चिया सीड नहीं लेने हैं। सो एक दिन के अंदर एक सीड लेना है। सो 1 चम्मच आप पानी में डाल देंगे चिया सीड का, रात को रख देंगे, उस पानी को सुबह उठेंगे तो आपने निहार मुँह वो पानी पी लेना है। तो ये आपके जिस्म में ओवरऑल फाइबर को ज़्यादा कर देगा, जो कि इन रिटर्न फिर आपके जिस्म के अंदर वज़न को भी कम करेगा और जोड़ों के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। इसके अलावा आपने आम रूटीन में देखा होगा कि हमें जो हमारे घुटनों में दर्दें हैं, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपने कैल्शियम लेना है। तो कैल्शियम के लिए दूध, दही, हरे पत्ते वाली सब्ज़ी, सैलेड वगैरह तो ले रहे हैं आप। इसके अलावा एक सीड होता है जिसे हम सेसमे सीड कहते हैं और आम रूटीन में हम इसे सफ़ेद तिल कहते हैं। तो सफ़ेद तिल का इस्तेमाल आपने करना है, लाइक घर में अगर रोटी वगैरह बन रही है तो कोशिश करें जब वो पेड़ा बना हुआ होता है तो उसके अंदर सफ़ेद तिल रखते हैं और वो रोटी खा लें, जिस तरह नान के ऊपर लगे हुए होते हैं। लेकिन नान और रोटी में आपको रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इसके अंदर शुगर का इंटेक ज़्यादा होता है, शुगर ज़्यादा होती है, ग्लूकोज ज़्यादा होता है, जो कि इन रिटर्न आपके जोड़ों की ग्रीस के लिए, कार्टिलेज के लिए अच्छा नहीं है। सो इसको आपने किसी और चीज़ के साथ लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। बट अगर आप जिस दिन भी रोटी का पेड़ा वगैरह बनवा रहे हैं तो उस दिन आपने जो हमारे सेसमे सीड हैं, सफ़ेद तिल हैं, इसको ऐड कर देना। इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होती है और ये आपके जिस्म के अंदर आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। जिस बंदे को घुटने का मसला है ना, वो अगर अपनी दवाइयाँ उठा के देखेंगे उसमें कैल्शियम की दवाइयाँ, विटामिन डी की दवाइयाँ वो लाजमी होगी। सो आपने सेसमे सीड को लाजमी ऐड करना है। आम रूटीन में इन खानों को ऐड कर दें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। अव्वल तो हमें ये अपनी यंग लाइफ के अंदर ही ऐड कर देना चाहिए, जब हमारे घुटनों के अंदर प्रॉब्लम्स अभी शुरू नहीं हुए हैं। हमें ये जितने मैं सीड्स वगैरह आपको खाने बता रहा हूँ, इनको आम रूटीन में ऐड करना चाहिए कि अगर आप दही खा रहे हैं तो पिसे हुए जो अलसी के बीज हैं उसके अंदर डाल के आप उसको खा सकते हैं। इसी तरह से सेसमे सीड को आम रूटीन में जब रोटी खा रहे हैं तो उसके पेड़े के अंदर ऐड कर दें। चिया सीड जो हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन आपने लाजमी लेने हैं। ये आपको ओवरऑल वज़न ही जब बढ़ने देंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके घुटनों के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके घुटनों के अंदर मसाइल आ भी गए तो इन चीज़ों को ऐड करने का फ़ायदा ये है कि इसका नुकसान कोई नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो हमें दूध, दही, हरे पत्ते वाली सब्ज़ी, इस तरह की चीज़ें लेनी पड़ती हैं। इसी तरह से आपके जो घुटने के इर्द-गिर्द लगे हुए पट्टे हैं ना, उनको मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है और पोटाशियम की ज़रूरत होती है। पट्टों की सेहत के लिए ये 2 कंपाउंड्स होते हैं जो कि बड़े ज़रूरी होते हैं और ये दोनों कंपाउंड आपको बहुत सारी चीज़ों में मिल सकते हैं। एवोकाडो के अंदर मिल जाएँगे, बादाम के अंदर मिल जाएँगे। देखिए ये जो आपको हरे रंग के नज़र आ रहे हैं ना छोटे-छोटे से, इन्हें हम पम्पकिन सीड्स कहते हैं, कद्दू के बीज। ये वाले जो आपको सीड्स नज़र आ रहे हैं ना, ये छोटे-छोटे से, इनको ना आपने भून के रख लेना है और 1 चम्मच, आधा चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं खाने हैं और इसे आप आम रूटीन में खा सकते हैं। ना तो इन्हें क्रश करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर क्रश करके यूज़ कर लेंगे तो इसका भी कोई नुकसान नहीं है, बट इसे आप डायरेक्टली खा सकते हैं। इसका एज़ सच नुकसान नहीं है, बल्कि उल्टा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो इससे आपको मैग्नीशियम मिलेगी, पोटाशियम भी मिलेगा। ये आपके जोड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, कार्टिलेज की हेल्थ के लिए भी अच्छा है, पट्टों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, नींद के जिनको मसाइल हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और इसके अलावा जो लास्ट के ऊपर एक और सीड है वो है सनफ्लावर सीड, जिसे हम सूरजमुखी के बीज कहते हैं। ये भी कार्टिलेज की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सो कौन-कौन से ऐसे सीड्स हैं जो मैंने बता दिए आपको? फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज, चिया सीड, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और सेसमे सीड्स। सनफ्लावर सूरजमुखी के, सेसमे सीड्स तिल, पंपकिन सीड कद्दू के बीज और फ्लैक्स सीड्स अलसी के बीज और चिया सीड को उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, वो आप मुझे भी बल्कि बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि चिया सीड को क्या, चिया के बीज ही कहते हैं आई थिंक सो। लेकिन कुछ लोग इसे तुखम, मलंगू या बलंगू समझते हैं, लेकिन वो और चीज़ होती है, उसको आपने इसके साथ कंफ्यूज नहीं कर देना है। चिया सीड डिफरेंट है। चिया सीड्स का वाकई उर्दू में हमें पता होना चाहिए, आपने कमेंट्स में मुझे बताना है ताकि मुझे भी पता चले। बाकी ये आप चीज़ें अपने खानों के अंदर ऐड करें। इन चीज़ों का फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसका नुकसान बहुत कम होता है। ऐसे लोग हैं जिनको अगर पित्ते की पथरी है, गुर्दे की पथरी है, उसके अंदर थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत होती है। जो नट्स एंड सीड्स होते हैं या फिर जो लोग कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, उन्हें ना सब की तरफ से कहा जाता है कैल्शियम के सप्लीमेंट्स का कोई नुकसान नहीं है, ये नहीं है। ये जो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स हों या कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा हो, ये गुर्दे में, पित्ते में पथरी अगर हुई हो तो उसके लिए साइड इफ़ेक्ट होता है, उसके लिए नुकसान करता होता है। ऐसे लोग जिनको थायराइड के मसले हैं, ब्लड प्रेशर के मसले हैं, यूरिक एसिड के मसले हैं या फिर पित्ते की पथरी के मसले हैं या गुर्दे की पथरी के मसले हैं, उन्होंने एहतियात करनी है। क्योंकि मैंने बताया जनरल पॉपुलेशन के लिए। सो आपने या तो अपने थेरेपिस्ट से डिस्कस कर लें, अपने न्यूट्रिशन से डिस्कस कर लें, ऑर्थोपेडिक से डिस्कस कर लें। लेकिन अगर ऐसा कोई और इशू नहीं है तो इन खानों को ऐड करें। अच्छा, और इनका बहुत ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपने इस पे परेशान नहीं हो जाना कि डॉक्टर ने एंड के ऊपर तो कह दिया है कि इसके तो साइड इफ़ेक्ट है।
इसके कोई इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इनको आप आम रूटीन में ऐड करें। लेकिन अगर आप अलसी के बीज को बिना पीसे डायरेक्टली खा लेते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट हैं। आपका जो 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 निज़ाम है हज़म का, ये हाज़मे का जो निज़ाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये ख़राब हो जाएगा, वो हज़म ही नहीं कर सकेगा। सो उससे पीस के इस्तेमाल करना है। चिया सीड को बिना पानी के इस्तेमाल नहीं करना है, पानी के अंदर भिगो के इस्तेमाल करना, वरना ये गले के अंदर ही रुक जाते होते हैं। सो कुछ इसके एहतियातें हैं, वो करके इन चीज़ों को अपने खानों में ऐड कर लें, दूसरे खानों के साथ ऐड करके खाते जाएँ, ताकि आपके जिस्म के अंदर ईज़िली अब्ज़ॉर्ब भी हो जाए, कोई नुकसान भी ना हो। तो इस वीडियो में तो मैं आपको जस्ट बीज के बारे में बताया ना, मेरी इतनी सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने ओवरऑल सारे खाने कवर किए हैं, जो कि घुटनों की कार्टिलेज के लिए, कमर दर्द के लिए, पट्टों की कमज़ोरी, हड्डियों की कमज़ोरी के लिए कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, पिल्लों में खिंचाया रहता है तो कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए। मेरे चैनल पे ये सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है नीचे कमेंट्स में पूछें। चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।